अस्सलाम वालेकुम जी। 30 साल हो गए इमरान खान को पार्टी बनाए हुए। पार्टी तोड़ दी गई, बड़े बड़े नाम छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी इमरान खान के नाम से कांपता है ये निजाम। इस पर बात करूंगा जरा, साथ साथ बात करूंगा जो डाका डाला गया है आधी रात को पाकिस्तानी की आवाम की जेब पर, और इस डाके का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ है। किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है, और उसके साथ साथ उन सहाफ़ियों पर बात करूंगा जो गोबर को गुलकंद साबित करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि वो सहाफ़ी हैं जो किसी भी ताकतवर के चाटने में अपनी महारत अजीम किस्म की रखते हैं, जो जगह नहीं छोड़ते कि कोई और जगह ना ले ले। साथ साथ जजिस के तबादले के हवाले से एक साहब एडवांस खबरें दे रहे हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा फखरुर रहमान साहब की। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अरशद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। बात उनसे शुरू करूंगा। मैं हूं अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक जरूर देना कमेंट्स की सूरत में, और साथ साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स बिल्कुल बंद कर दिया आपने, वो शुरू करें, सपोर्ट कीजिए। जनाबे वाला फखरुर रहमान साहब को आज अदालत में पेश किया गया। हथकड़ियां उनको लगी हुई थी। फ़खर साहब बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। फ़खर साहब को अदालत ने जुडिशल कर दिया। उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी जज साहब ने, और जुडिशल कर दिया, जिसके साथ ही उनकी ज़मानत की दरख्वास्त फाइल हो चुकी है। लेकिन मंडे को अब इसकी सुनवाई की जाएगी। जनाब आला, बताना यह था कि फ़खर साहब की गिरफ्तारी के बाद एक अननोन सा अकाउंट था जिसका नाम था मारखोर। उसने दावा किया कि इस्लामाबाद पोस्ट नामी कोई अकाउंट था जो कि भारत या अफगानिस्तान से चलता है, उसको फ़खर साहब चलाते थे। मैं जितना फ़खर साहब को जानता हूँ, बड़ा दबंग आदमी है, बड़ा दबंग जर्नलिस्ट है, डरता कोई नहीं है। मुझे अभी तक अल्फाज याद है फ़खर साहब के, जब फ़खर साहब को फ़ोन किया उनके दोस्तों ने कि यार तू क्या मामला सेटल कर और ये गिरफ़्तार कर लेंगे, तो फ़खर साहब ने कहा था गिरफ़्तार कर ले मुझे, मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी। जो हकीकत सामने आई है इस केस की हैरत अंगेज़ तौर पर, वो क्या है? वो हकीकत ये है कि फ़खर साहब ने अलामा गिरदेज़ी का कोई ट्वीट शेयर किया था। अलामा गिरदेज़ी कोई शिया आलिम है, आर्मी चीफ से मुलाकात कर गए थे। उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ के शान में शायद कोई गुस्ताखी की थी, आसिम मुनीर साहब की शान में, जो कि फ़खर साहब ने ट्वीट की थी। फ़खर साहब ने एक सहाफ़ी की तरह उसको रिपोर्ट किया था, उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया था, लेकिन शायद ताकतवर अशराफिया को फ़खर साहब की ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद फ़खर साहब के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हुई और फ़खर साहब के ऊपर एक FIR दर्ज की गई। NCCIA का अब यही काम रह गया है कि कोई ट्वीट करे तो उसके ऊपर एक खुफिया सी FIR दर्ज करके छुपा ली जाती है, दाखिले दफ्तर कर ली जाती है। मिसाल के तौर पे मेरा वीलॉग पसंद नहीं आया तो मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कर दी जाएगी, मुनासिब वक्त पर मुझे डराया धमकाया जाएगा। अगर मैं नहीं डरूंगा तो वो FIR निकाल के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़खर साहब वो ट्वीट डिलीट कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। कानून की नज़रों में ये केस नहीं, ये एक जोक है। जिस बंदे ने कंप्लेनेंट बनाया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि जनाब अलामा गिरदेज़ी साहब, सॉरी राजा नासिर अब्बास निकल गया, अलामा गिरदेज़ी साहब के जो बात की हुकूमती सतह पर उसको डिनाई नहीं किया गया, क्या उसका डिनाइल आया, क्या उसको फेक न्यूज़ करार दिया गया, उस पर खामोशी साधे रखी। जिस साहब ने वो ट्वीट किया उसके ऊपर क्यों चढ़ाई? ये बेसिकली हमारा माइंडसेट, डिक्टेटोरियल माइंडसेट बताता है कि जनाब हमारे खिलाफ कुछ सोचने की जुर्रत तुमने कैसे की, क्यों लिखने की जुर्रत कैसे की? अगर किसी ने कह दिया हम उसको कुछ कह नहीं सकते, तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसको डेसिमेट करने की, उसको फैलाने की? मुझे उम्मीद तो ये है कि फ़खर साहब को मंडे को बाइज्जत तो बरी किया जाएगा इस झूठे केस से, और जो कंप्लेंट है उसको छित्र मारे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। अपने ही टाउट सहाफ़ी फ़खर साहब को निशाना बना रहे हैं कि असली सहाफ़ी है कि नकली सहाफ़ी है, ऐसा है कि ऐसा है, और वो थर्ड क्लास लोग लगे हुए हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है। उम्मीद है फ़खर साहब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फ़खर साहब की सेहत ठीक नहीं है, 30% उनका लिवर काम करता है। इससे पहले चंद साल पहले उनको एक खून की उल्टी हुई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लेकर रश किया गया था। 5 मिनट तक उनकी हरकतें कल्ब यानी हार्ट बीट बंद रही थी। ही वॉज एक्चुअली डेड। 5 मिनट बाद वो रिवाइव हो सके थे। वो मेडिसिन पे हैं, वो मेडिसिन पे काम करते हैं। आज उनकी आंखें बहुत सारे सवाल कर रही थी। बहुत सारे साफियों ने उनसे पूछा, काफ़ी सारे सवालात किए, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो एक टुक सबको देखते रहे। हथकड़ियाँ फ़खर साहब के हाथ में थी। फ़खर साहब जब रिहा होकर आएंगे, मेरे से मिलेंगे, तो फ़खर साहब ने कहना है हाँ जी राजू, डू यू नो। उसके बाद फिर वो दास्तान सुनाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ और मैंने उसको क्या कहा। यू ब्लडी भी बोलेंगे बीच में एक, क्योंकि वो बड़े सख्त तबीयत के आदमी हैं और बड़े अपराइट आदमी हैं। शायद इसीलिए जॉबलेस भी हैं और गरीब भी हैं मेरी तरह।
अगर वो इन टाउटों की तरह 2 नंबर होते तो सवात में कोई दुकानें बनाई होती, इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ली होती, या कोई F7 में घर मिला होता जहाँ पर बैठ के वो वीलॉग कर रहे होते, लेकिन अफसोस वो ऐसे नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं जनाब ऐसे सहाफ़ी जो गोबर को गुलकंद साबित करना चाहते हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई दफ़ा बताया कि ये ऐसे सहाफ़ी हैं कि अगर बॉस जो ताकत में है वो कहे कि अरे यार ये गोबर है, देखो कहे नहीं सर ये गुलकंद है, चख के भी बताएंगे सर व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्ट, लवली सर, नॉट एट ऑल गोबर, मैं पूरा खा सकता हूँ ये केक, गुलकंद का केक है सर, मेरी तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी। वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया कौम दुआ करे कि जंग खत्म हो जाए ताकि शहबाज शरीफ कौम को पेट्रोल सस्ता दे सके। अरे बेशरम आदमी, ज़रा आप थोड़ा देख तो लें कि हो क्या रहा है। टैक्स बढ़ाया गया है जनाब पेट्रोल के ऊपर, कोई दुनिया में पेट्रोल कम नहीं हुआ। जो इनका अपना दुबई प्लाट्स फार्मूला है जो हुकूमत पाकिस्तान बनाया, जो ठीक फार्मूला है, उसको अगर आप इंडिपेंडेंटली और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस उठाकर अप्लाई करें तो 35 रुपीज़ मैक्सिमम, 31 रुपीज़ मिनिमम प्राइस में रिडक्शन बनती थी, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने वो एक तो खाई और उसके बाद ऊपर से 27 रुपये और डाल दिया, यानी कि 30 और 20 50 और साथ 57 रुपीज़ का आपको डज़ा पड़ा है। ये शहबाज शरीफ साहब जो कौम का दर्द रखने में सानी नहीं रखते, शबाना रोज़ है, ये शबाना कौन है, मिले तो मैं उसको चपेड़े मारूं कि रोज़ रोज़ ये तेरे साथ बातें करके हम कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके ऊपर डाका डाला गया और ऐसे टट्टू किस्म के सहाफ़ी आके जस्टिफाई कर रहे हैं। सिर्फ ये टट्टू किस्म के सहाफ़ी यहाँ पर ही नहीं रुके, आगे भी चल रहे हैं। एक और सहाफ़ी ने आज खबर दी है, अंसार वासी साहब, खबर सबसे पहले खैर मैंने आपको दी थी कि जज का ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ किया जाएगा, लेकिन उनकी खबर से जनाब आपको ज़रा सिस्टम की रॉट का पता चलता है। ठीक है, ये ब्रेन रॉट वाले सहाफ़ी अलग है, सिस्टम की रॉट का पता चलता है। वो खबर क्या दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो आगे से ये बता रहे हैं अंसार वासी कि इनको लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच पर नहीं रखा जाएगा, इनको मुल्तान या भावल नगर भेजा या भावलपुर भेज दिया जाएगा, गर्म इलाके में दूर भेज दिया जाएगा सेंटर से। बाबर सत्तार साहब को पेशावर हाई कोर्ट का मैंने बताया था, उन्होंने कहा जी इनको पेशावर हाई कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, इनको बन्नू ब्रांच भेजा जाएगा। इसी तरह जस्टिस समन रिफत मेरी फेवरेट जज जो है उनको सिंध हाई कोर्ट भेजा जाएगा, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनको जामशोरो, लड़काना, ठट्ठा, बदीन इधर किधर बताया जाएगा। 2 जो जज हैं जावेद सुमरो और अरबाब ताहिर, इनको शायद बचा लिया जाए, लेकिन 3 का ट्रांसफ़र पक्का है। या अफरीदी साहब की नाकामी, कमज़ोरी, बेबसी, कंप्लायंस टू द सिस्टम। लेकिन जब बंदा वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट आपने देखा होगा, समय रायना, उसकी जो आखिरी एपिसोड थी उसमें वो बियर बाइसेप आया था, वो गधा रणवीर अलाहाबादिया, तो उसका इंट्रोडक्शन जब करवाया था ना तो उसने गेस्ट की तारीफ़ की थी रणवीर की, उसके बाद रणवीर की बेइज्जती की थी। पहली लाइन पे उसने बोला देखें हम गेस्ट को क्रेडिट देते हैं, दूसरी लाइन पर उसने बोला कि रणवीर देखो यहाँ पर गेस्ट की सिर्फ चाटने नहीं होती, ठीक है, तो ये चाटने वाले सहाफ़ी हैं और ये चाटने वाले जजेस हैं, और जब चीफ जस्टिस ऐसे होंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या ही हो सकता है इसमें, आप मुझे बताइए। आज जनाब 30 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को बने हुए, मुझे अभी तक याद है, बहुत छोटा था मैं, मुझे बहुत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्की सी याद है जो इमरान खान साहब ने की थी, बहुत मामूली सी धुंधली सी शायद कुछ शबी है। मुझे ये ज़रूर याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो शंग्रीला रिजॉर्ट एक बना होता था मरी रोड के ऊपर, अगर आपको याद हो, जंग के दफ्तर के अपोजिट साइड पे, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की दफ्तर बना था, उधर पीटीआई का झंडा लगा होता था, मैंने गुजरते हुए देखे। आज इस मुल्क में तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, लहराना मना है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, एक ऐसी पार्टी अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो लड़ झगड़ के भिड़ के सिस्टम को बिछाड़ कर जीती और फिर हार गई क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे। एक ऐसा लीडर, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद लीडर जिसने हाँ नहीं की, जिसने जेल कबूल की, बीवी के समेत, भांजे के समेत, पूरी पार्टी को मार पड़ने दी, लेकिन पार्टी के लोगों का अपना सर नहीं झुकाया। उस लीडर का इम्तहान चल रहा है जनाब आजकल। हम इधर दुनिया की सुलह सफाइयाँ करा रहे हैं, शहबाज शरीफ है इस सुलह सफाई के बीच में हमें चूना लगा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जेल में बैठा हुआ एक शख्स है जिससे डरते हैं ये सारे, जिसका नाम नहीं ले सकते। आप उसका नाम ले, टीवी पे आपको फ़ोन आ जाता है, आप कोई भी टीवी चैनल जितना मर्जी बड़ा हो, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आप इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं चला सकते हो। कॉमेडी बता देंगे जी चलाने देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सबको जवाब मालूम है, सहाफ़ियों की बेबसी, सब कुछ, इंसानी हकूक़, सब कुछ उस शख्स के दरवाज़े पर आके ख़त्म हो गए, उससे आगे वो जा नहीं सकते, उस शख्स को कुछ मिल नहीं सकता, कोई सहाफ़ी नहीं मिल सकता, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उसकी आवाज़ नहीं चल सकती, इंसानी हकूक़ उसके लिए नहीं है। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जेलर बड़ा स्ट्रिक्ट था एक जेल का, कोई कैदी बदतमीज़ी करता था तो उसको मैक्सिमम सज़ा देता था। मैक्सिमम सज़ा क्या थी? 15 डेज़ ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट,
15 दिन पे उसको निकाला जाता था वहाँ से। 14 दिन वो बिल्कुल अकेला, नो ह्यूमन कांटेक्ट रहता था। गार्ड्स उससे गप्पे लगा लेते थे लेकिन वो अकेला होता था और वो पागल होने के करीब हो जाता। इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? कमेंट में बताइए। कितने दिन हो गए इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में? ये बताइएगा। क्या वियना कन्वेंशन के तहत ये टॉर्चर है कि नहीं है? ये बताइएगा। क्या ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है कि नहीं है? ये बताइएगा। और उसके बावजूद क्या ये शख्स टूट गया है? ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफिज़।